हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएचयू एग्जाम 2019 का सॉल्यूशन फिजिक्स का, और साथ साथ 2020 के लिए डायरेक्शन भी दूंगा इस वीडियो में। और जो एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि जो ये कंसेप्ट मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके आसपास की चीज़ें भी डिस्कस करूंगा कि फर्दर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस पहला जो डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारा थर्मल और स्टैटिस्टिकल की प्रॉब्लम पूछी गई थी, उसे डिस्कस कर रहा हूँ। कहा गया है सिस्टम्स है और सिस्टम्स के अंदर बता रखे हैं 3 फर्मियोन्स हैं। 3 फर्मियोन्स के साथ साथ जो क्वेश्चंस में बता रखा है वो है कि वो फिलअप जो किए जाने हैं विच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 4 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं। जो अवेलेबल स्टेट्स हैं उनकी संख्या 4 है और जो प्रोबेबिलिटी है उन्हें फिलअप होने की वो इक्वल है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पूछी है, तो एस पूछा है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, उसका फॉर्मूला होता है हमारा Kb log W। W जहां नंबर ऑफ वेज है, Kb यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और S एंट्रोपी है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ वेज का हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल Gi अपॉन फैक्टोरियल Ni और फैक्टोरियल Gi माइनस Ni। तो इसको हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे फैक्टोरियल Gi में जो हमारे पास स्टेट्स हैं, ये जो अवेलेबल स्टेट हैं वो Gi होंगी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो वैल्यू है वो 3 है। तो इसमें अप्लाई कर दें, ये हमारा फर्मी ब्रैकेट के लिए है। तो ये फैक्टोरियल और Gi की जगह पर यहाँ पे जब रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 होगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, यहाँ से Ni की वैल्यू पुट कर दें और ये वैल्यू फैक्टोरियल 1। तो ये आ जाएगा हमारा 4 और फैक्टोरियल 3, ये वैल्यू आएगी यहाँ से और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर दें तो ये वैल्यू हमारे नंबर ऑफ वेज जो है 4 हो जाएंगे। तो अगर हम 3 फर्मियोन्स हैं और 4 हमारे पास में अवेलेबल स्टेट्स हैं, तो हम जानते हैं कि फर्मी स्टैटिक्स के अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन होता है। तो उनमें हम ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज हम कैसे फिलअप करेंगे कि हमारे पास में अगर ये 4 स्टेट्स हैं तो इस तरीका से हम डायग्राम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 4 स्टेट अप्लाई कर मतलब बना लें एक डायग्राम के अंदर और फिर पार्टिकल्स को फिलअप करना शुरू करें 3 पार्टिकल्स को। तो ये मान लो ए बी सी डी से मैंने इनको स्टेटों को रिप्रेजेंट कर दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक पार्टिकल यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो एक कॉम्बिनेशन से बन जाएगा 1 कॉम्बिनेशन। फिर इस वाले पार्टिकल को इधर ले जाए तो एक कॉम्बिनेशन से हो जाएगा। फिर उसी तरीका से हम अगला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इस पार्टिकल को यहाँ ले आए तो एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और एक जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको देखें कि एक बार हमने क्या किया, इन दोनों स्टेटों में भरा और एक स्टेट में भरा, इसको खाली रखा। एक बार हमने क्या किया, इन तीनों में केसों में रखा। और एक पॉसिबल चीज हमारी ये है कि हम क्या करें कि इस पार्टिकल को यहाँ ना करके इस स्टेट में फिलअप कर दें। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 पार्टिकलों को फिलअप नहीं कर सकते, तो हमारी तो 4 पॉसिबिलिटीज कुल मिलाकर आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज है वो 4 हो गए। एस का फॉर्मूला अप्लाई करें, एस की वैल्यू हो जाएगी Kb और नंबर ऑफ वेज थे हमारे यहाँ पर भी हमने देखे वो 4 थे, तो Kb log 4 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और इसे हम 2 Kb log 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसे log 2 स्क्वायर कर दें और इसको पावर को इधर ले आए लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो 2 Kb log 2 इसका आंसर होगा। उसी में नंबर ऑफ वेज में एक कंसेप्ट और भी याद रखें कि पार्टिकल्स के जो मैंने यहाँ पे फिलअप के एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, स्टूडेंट सब समझ लें इसको कि ये हमारे पास में 4 स्टेट्स हैं। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लें कि हम किस तरीका से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे। ये मैं बना के दिखाता हूँ 4 कॉम्बिनेशंस, और जब भी क्वेश्चन आए तो कॉम्बिनेशन बना के भी कर सकते हैं या फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करके भी कर सकते हैं। ये आपके पास में विकल्प रहेगा। ये मैंने 4 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए समझा देता हूँ एक बार फिर से, जो स्टूडेंटों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, आगे कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी रहे। तो इन स्टेटों को ABCD से रिप्रेजेंट कर दें। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ABCD ही माने अब सब जगह। एक कॉम्बिनेशन से पॉसिबल होगा, एक कॉम्बिनेशन हमारा ये पॉसिबल होगा। एक कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीका से फिलअप हो जाएंगे और एक हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन के आ रही हैं। तो ये इसमें ABC में है जो पार्टिकल है वो हमारा एक कॉम्बिनेशन बना, ABC तीनों में भरा हुआ है, या हमारा BCD में भरा हुआ है। तो एक कॉम्बिनेशन है BCD स्टेटों में, एक पार्टिकल यहाँ, एक में यहाँ, एक यहाँ। एक कॉम्बिनेशन से ले लें CDA, ये देखें ये हमारा C स्टेट ये हो जाएगी, D स्टेट ये हो जाएगी
और ये हमारा जो स्टेट है ये ए हो गई, ये सी हो गई, एक ये हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा ए सी डी हो गया। तो क्रम से चले जाए ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, और एक जो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी डी का। तो ये हमारा ए बी डी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या करें कि एक पार्टिकल्स को, ये हमारा ए सी डी का आ गया, एक पार्टिकल्स ए को जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसमें देखें ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ए बी, और एक पार्टिकल्स जो इसको खाली रखें, इसको फिलअप करें और सी को खाली कर दें। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है ए बी डी का। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि एक एक बार स्टेट खाली रहती जा रही है। यहाँ डी स्टेट खाली थी, इसमें ए खाली है, इसमें बी खाली है और इसमें सी खाली है, क्योंकि चार पार्टिकल हैं और स्टेट्स हैं हमारे पास में चार। दो को हम फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि पॉली एक्सचेंज प्रिंसिपल ये कहता है कि दो फर्मी पार्टिकलों को एक साथ हम फिलअप नहीं कर सकते। तो ये एक कंसेप्ट था जिससे हम इसे सॉल्व करें। उसके अलावा नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला याद रखें। नंबर ऑफ वेज के दो एक्सप्रेशंस फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जी आई की पावर एन आई, ये एम डी में एप्लीकेबल है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, और ये तब हैं जब पार्टिकल्स जो हो डिस्ट्रीब्यूटेबल हो। अगर हमारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, पार्टिकल्स जो है इनडिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो जी आई की पावर एन आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई लगा दें। और नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला बोस आइंस्टीन स्कीम में याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन। तो इस फॉर्मूले को भी याद करके जाएं और ये दोनों फॉर्मूले भी याद कर लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बताया है कि किस तरीका से हो। अगर ये क्वेश्चन हमारा क्लासिक यहाँ पे पार्टिकल्स फर्मी में ना कहते, बोस आइंस्टीन कहता है कि पार्टिकल्स जो बोसोन है, तो ये एक्सप्रेशन यूज करते। और अगर पार्टिकल्स कहता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करता है और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें नंबर ऑफ वेज के लिए, और जीआई की पावर एन आई अपॉन फैक्टोरियल अप्लाई करें इनडिस्ट्रीब्यूटेबल के लिए। तो ये मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर दिया है, कॉम्बिनेशंस के साथ में डिस्कस कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर फर्दर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो सभी स्टूडेंट्स जो सक्षम रहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो काफी क्वेश्चंस इसमें देखे गए हैं। एस बराबर, पहले क्वेश्चन एस बराबर के लॉग ओमेगा सीधा फॉर्मूला भी पूछा गया है कई बार। तो ये भी याद रखें कि जो हमारा कई बार स्पिन से पूछ लेता है क्वेश्चंस के, कोई पार्टिकल है अगर उसकी स्पिन 1 है तो हमारे पास एंट्रोपी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो उस टाइप के कंसेप्ट भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मेरी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट बीएचयू या एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे उनके लिए कुछ कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ उन्हें लाभ देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स कम्युनिटी इनरिच होगी और स्टूडेंटों को इन वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर स्पिन कहता है कि कोई पार्टिकल एस है और कहता है स्पिन एस रखते हैं एन पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज के लिए सदा फॉर्मूला अप्लाई करें, W बराबर 2s प्लस 1, और एन पार्टिकल है और उन स्टेटों के अंदर जहाँ एन स्पिन बन के नंबर ऑफ वेज पूछता है तो 2s प्लस 1 की पावर n लगाएं और s बराबर k लॉग ओमेगा अप्लाई कर दें। तो यहाँ से क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर भी पूछा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी यूजफुल कंसेप्ट में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्टों को आप नोट डाउन कर लेंगे और पेपर से पहले निश्चित तौर से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि इन्हीं कंसेप्टों पे आपको फिर फर्दर क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको फायदा रहेगा। एक क्वेश्चन इस पर 2019 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताएं, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताना है आपको इन द केस ऑफ 1 डायमेंशंस इन 1D। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और पूछा गया है कि जो हमें डिपेंडेंसी बतानी है वो एनर्जी पे बतानी है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को बताना है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला वो डायमेंशन पार्ट के बॉक्स में ले लें। एनर्जी होती है n² h² अपॉन 8ml²। ये एक्सप्रेशन हम सब जानते हैं, वहीं से ये कंसेप्ट आएगा। तो n² जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ वो e के प्रोपोर्शनल होगा। तो n जो होगा वो हमारा e की पावर हाफ पे डिपेंड करेगा, और dn अपॉन d जो होता है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट कहलाती है, dn अपॉन d। तो ये हमारा ये d जो एनर्जी का फंक्शन है वो आ जाएगा e की पावर -12। तो ये हमें इसमें आंसर मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पूछता है नंबर ऑफ हाइड्रोस्टेट्स अप टू द एनर्जी लेवल e कैसे डिपेंड करेंगी, तो हमें आंसर ये लगाना है। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर कहता है तो dn अपॉन d की वैल्यू को हम डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। तो यहाँ e की पावर -12 हमें आंसर मार्क कर देना है। अगर यही क्वेश्चन 2D में पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। याद रखें कि जो 2 डायमेंशंस के अंदर n जो है वो e के प्रोपोर्शनल होता है, और dn अपॉन d जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो
कांस्टेंट रहती है, इंडिपेंडेंट अपॉन ई होती है। तो ये भी याद रखें क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है, मेरा जो तजर्बा है वो ये कहता है कि क्वेश्चन जो है फर्दर जैसे वन डायमेंशंस पे पूछा गया है तो आप तुरंत से सोच लेंगे 2D पे आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3D पे डिपेंडेंसी आएगी तो हम कैसे करेंगे, अगर ये कर्व की शेप में आ जाता है क्वेश्चंस तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं वो वन डायमेंशन में एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती हैं, या हमारी dn/d डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है, 2 डायमेंशन में कैसे करती है। और अगर 3D में आता है तो फिर हमारा क्वेश्चन हम क्या करें, हाफ पावर ऐड करते चले जाए। तो 3 डायमेंशंस के लिए जो n होता है वो हमारा e की पावर 3/2 पर निर्भर करता है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट dn/d ही जो है वो e की पावर हाफ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर पूछता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है तो ये हमारा आ जाएगा इंडिपेंडेंट रहता है 2 डायमेंशंस में। 3D में कहता है डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे डिपेंड करती है एनर्जी पे, तो e की पावर हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चंस हो जाते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कहता है एनर्जी अब ई तक कितनी होती है तो e की पावर हाफ पे। इसी तरीका से अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट 20 में पूछता है e की पावर -हाफ, उसी तरीका से इसे बढ़ा लें और कंसेप्टों को इसमें तैयार करके रखें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीका के क्वेश्चंस अगर आप करके चलेंगे पहले से ही एडवांस में तो आपको निश्चित तौर से तैयारी में लाभ मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो इसी तरीका से बनते हैं कि 1D का पूछा गया है तो आगे 2D में पूछ लेगा, या डेंसिटी ऑफ स्टेट ना कह के कहेगा कि अप टू द एनर्जी लेवल ई तक कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी, वो एनर्जी पे कैसे निर्भर करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशंस में देखे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ये आपकी नॉलेज को भी एनरिच करेंगे और आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस कर लें तो आपको फायदा मिलेगा। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस हैं वो देखें यहाँ पे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस तरीका के पूछे जा रहे हैं और उन्हें फिर हम किस तरीका से सॉल्व करें। तो मेरा जो अनुभव है वो यही कह रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं या क्वेश्चंस का ऐसा रिपीट नहीं होते, उनके आसपास की चीज़ें पूछी जाती हैं, या उसी में पहले जो कुछ पूछा गया है उसी के आसपास की चीज़ें जो है वो पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो याद रखें जो क्वेश्चंस है वो हमारे जो आते हैं वो लगातार जो पूछे जाते हैं वो इस तरीका के होते हैं कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा भी नहीं आता। तो बेसिकली क्या होता है, जो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा जो पैटर्न है वो पूछ लिया जाता है, उसी के अराउंड की चीज़ें। तो कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, अभी उसे देख लें। एक क्वेश्चंस में लगातार देख रहा होता हूँ, पोलराइजेशन का क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने पहले भी एक प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। पोलराइजेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट जाई इनटू वी। तो ई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो जाई है वो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पोलराइजेशन है, एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो ये सिंपली फॉर्मूला पूछा गया था पिछली बार, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लगातार पूछा जाता है। ये भी याद रखें कि जो स्पेसिफिक हीट होती है सैचुरेटेड स्टीम की वो नेगेटिव होती है, ये भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा dq होता है वो होता है dq इक्वल टू TdS, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर dq 0 होता है, तो 0 इक्वल टू TdS। T 0 हो नहीं सकता तो ds हमारा 0 होगा, और ds 0 होगा तो s जो रहता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है। तो एडियाबैटिक में सदा बता दें कि एंट्रोपी हमारी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीका के क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। आइसोथर्मल में याद रखें कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे टीवी 0 रहता है, और एक्सटर्नल वर्क जो है वो हमारा 0 रहता है। तो ये इस तरीका के क्वेश्चंस इस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसों के ऊपर आते रहते हैं, तो इनको भी रिवाइज करके जाएं। सारे जो क्वेश्चंस को देख लें कहाँ से आ गए, फिर उसे एक अंदाजा लग जाता है कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पोलराइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पोलराइजेशन के अलावा एक चीज हम सदा याद रखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि डी जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होती है। इस फॉर्मूले पर भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी जो है पोलराइजेशन वेक्टर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और डी जो होता है वो हमारा एप्सिलॉन ई होता है, और एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, और एप्सिलॉन की जगह पर हम रख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी,
और P यहाँ से हम पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी K-1 एप्सिलॉन नॉट इनटू E, जहाँ K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, P पोलराइजेशन वेक्टर है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या करता है, P और E दे देता है, कई बार K पूछ लेता है क्वेश्चंस में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए, पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू इतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, K कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं इस फॉर्मूले पे बेस, तो इनको भी सब तैयार करके जाएं, लगातार देखा जाता है यहाँ से भी क्वेश्चंस। और हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन था, तो हॉल इफेक्ट पे मैं कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि क्या हॉल इफेक्ट में क्वेश्चंस हैं और किस तरीका से उन्हें सॉल्व करें। तो पिछली बार जो 2019 के पेपर को आधार बनाते हुए ये वीडियो मैंने प्रिपेयर की है, मुझे उम्मीद है कि एनरिच करेगी आपके कंसेप्टों को और फिजिक्स को समझने में मदद करेगी। तो एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हॉल इफेक्ट पे है। हॉल इफेक्ट पे हम से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो याद रखें कि हॉल इफेक्ट जो होता है, अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उन दोनों डायरेक्शनों के परपेंडिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसको हॉल ईएमएफ कहते हैं, और जो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हॉल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो होता है RH, उसकी वैल्यू होती है EY/JX और BZ। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है और RH की वैल्यू होती है हमारी -1/n, और ये रहती है 1/P × E। ये NE और यहाँ पे P जो है NHE लिख सकते हैं, ये होल की संख्या को और ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या को बताता है। ये होल पे लगता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो होल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, जो अच्छी मेटल्स होती है उनमें होल कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। होल कोएफिशिएंट की हेल्प से जो है हम चार्ज की नेचर बता सकते हैं, हम चार्ज की कंसंट्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, होल कोएफिशिएंट दे देता है, NE पूछ लेता है, तो इस तरीका के क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो है इसलिए फॉर्मूला सीधा पूछा गया है जो 2019 के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से डिस्कस दे रहा हूँ ये कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ और उसके आसपास की चीज़ें भी बता रहा हूँ, जिससे क्या हो आगे जब आप पेपर देने जाएं तो आपको उसका लाभ मिल सके। होल कोएफिशिएंट पे मैंने वीडियो दे रखी है, आप उसे भी देख लेना। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है, तो लगातार क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है वो है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमारा VR R⁴ के प्रोपोर्शनल है तो एक्सपेक्टेशन T/V की जो वैल्यू होती है वो हमारा T है काइनेटिक एनर्जी और V पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये N/2 होती है। और इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए जो N है वो -1 होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 1/r का फंक्शन होती है। तो ये हमारे जो एक्सप्रेशन है वो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 एक्सपेक्टेशन T प्लस एक्सपेक्टेशन V जो होगा वो 0 होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, वो मैंने सॉल्व किया ये। उसके अलावा याद रखें कि क्यूरी टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, हम फेरो का पेयर सब जानते हैं कि जो निकल होता है, कोबाल्ट होता है, Fe होता है, वो हमारा ट्रायो पेयर कहलाता है। और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है। और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होता चला जाता है तो टेम्परेचर राइज होने के चलते जो इसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम पैरा में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ाते चले जाते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टरिस्टिक भी खत्म होता है ज़्यादा टेम्परेचर पे और फिर वो डायमैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी याद रखें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लगातार पूछा था, कंपटीशंस में पूछा जाता है। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला सदा याद रखें। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है λ/d लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल n इंटू कैपिटल N होती है, जहाँ स्मॉल n जो है वो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी क्वेश्चंस में दिया है, और कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ रूलिंग होती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है लगातार। उसके अलावा क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है कि पॉइजन रेशो बताएं, इसमें से पॉइजन रेशो जो है वो कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो पॉइजन रेशो जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल जो स्ट्रेन होती हैं उनकी रेशो होती है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है वो सिग्मा की वैल्यू -1 से लेके
और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो 0 की और 0.5 के बीच में लाई करती है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी। तो प्रैक्टिकल वैल्यू और इसमें देख लें, यहाँ पे जो दे रखी है पॉइजन रेशो की वैल्यूज, उसमें वैल्यू दे रखी है जो आंसर्स हैं। देखें किस तरीका से हम ऑर्डर आंसर इसमें मार्क कर सकते थे। क्वेश्चंस में क्या कर रखा है, पॉइजन रेशो दे रखी है क्वेश्चन में -0.8, -1.5, 0.3 और 0.4। तो इसमें देख रहे हैं हम, वैसे तो ये जो वैल्यू है वो 0.5 तक ही जाती है जो हमारा ये वैल्यू है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो 0 और 0.5 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है -1.5 वो इस रेंज से बाहर जा रहा है। तो इसका आंसर हमें ये मार्क कर देना, क्योंकि पूछा था कि पॉइजन रेशो इनमें से कौन सी नहीं होगी। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो में से कहना चाहूंगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं इस टाइप के पैटर्नों पे। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आप जो क्वेश्चंस आए हैं आप कैसे तैयारी करें, लास्ट मिनट पे कैसे तैयारी को अंजाम दें। तो याद रखें कि जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आसपास की चीजें भी पढ़ें और फॉर्मूलों को याद कर लें कि फॉर्मूले इसके अंदर क्या है। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है, जहाँ पे सिग्मा पॉइजन रेशो होती है और y जो है वो यंग मॉडुलस और ईटा मॉडुलस ऑफ एसडीटी होती है। और एक फॉर्मूला होता है y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, दोनों को याद रख लें। यंग मॉडुलस की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। तो जब 0 वैल्यू हो सकती है यंग मॉडुलस की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, तो तब पॉसिबल है जब ये 1 माइनस 2 सिग्मा 0 हो तो सिग्मा की वैल्यू हाफ आ जाएगी यहाँ से, और y की वैल्यू जब यहाँ से 0 करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो y की 0 करने के बाद में वैल्यू यहाँ से सिग्मा की y को 0 करते हैं यंग मॉडुलस को, क्योंकि यंग मॉडुलस नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो जब y की वैल्यू को हम 0 लेंगे तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी, और यहाँ से जब इस y को 0 करेंगे तो सिग्मा हमारा हाफ आएगा। तो इसलिए जो पॉइजन रेशो होती है वो -1 और हाफ के बीच में होती है। k जो होता है यहाँ पे वो मॉडुलस है, ईटा यहाँ मॉडुलस ऑफ एसडीटी है, y यंग मॉडुलस है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को निश्चित तौर से करके जाए, जिससे यहाँ हमें सिग्मा को कैलकुलेट करने में भी आसानी रहे। y जो ईटा देता है, कई बार सिग्मा पूछ लेता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें, y सिग्मा देता है ईटा पूछ लेता है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एसडीटी, पॉइजन रेशो। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था और मैं 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। लगातार क्वेश्चंस इस फॉर्म पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में के अलावा मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा, तो लगातार देखते रहें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और बताएं कि और आप किस तरीका की प्रिपरेशंस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जिससे क्या हो कि उसी तरीका के मैं सॉल्यूशंस में डिस्कशन दूँ। ये क्वेश्चंस पहले नेट में भी पूछा गया था, नेट के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, और अब ये हमारा BHU में पूछा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। A और B ये 2 लाइन है कंपोनेंट, सोडियम की येलो लाइन के ट्रांजिशंस दिखा रखे हैं क्वेश्चंस में। पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड अप है, पेपर जो है काफ़ी अच्छा अप्लाइड पेपर ये पूछा गया है। मैं देख रहा हूँ इस पेपर को सॉल्व करते समय क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टूडेंटों को निश्चित तौर से प्रॉब्लम रही होगी जब भी स्टूडेंटों ने सॉल्व किया होगा। तो ये सिलेक्शन टूल के ऊपर बेस है। तो इंटेंसिटी जो होती है बेसिकली इंटेंसिटी वो निर्भर करती है क्वांटम वेट की, और क्वांटम वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2j+1 के। तो यहाँ पे IB जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू 2JB+1। JB जो यहाँ पे J वैल्यू है इसे हम कहते हैं टोटल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर से मिलकर बनी होती है। और IA जो होगा वो होगा 2JA+1। ये इस कंसेप्ट पे ऊपर बेस है, तो IB/IA इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सिंपली अप्लाई करते हैं 2JB+1 अपॉन 2JA+1। उसके बाद क्या करें, JB और J की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दें, ये J कहलाता है यहाँ पे। ये भी मैं कंसेप्ट समझाई दे रहा हूँ। जब सोडियम की D1 D2 लाइन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन 3s स्टेट से ऊपर पहुंच जाता है 3p स्टेट में। तो 3p स्टेट जो है 2 सब स्टेटों में टूटती है, ये 2p हाफ और 2p 3/2 में। 2p हाफ से जब इलेक्ट्रॉन 2s हाफ के लिए जंप करता है, ये n बराबर 3 स्टेट हैं, तो ये A लाइन मिलती है जो यहाँ पे प्लॉट की गई है। और जब 2p 3/2 से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं इधर जंप करते हैं, वो B से शो किया गया है। तो इनकी इंटेंसिटी रेशो जो है वो J पर निर्भर करती है, 2J+1 के प्रोपोर्शनल होती है। तो 2 × JB की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, JB यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 3/2। तो 2 × 3/2 + 1
यहाँ पे होगा और 2 इंटू हाफ प्लस 1 इस एक्सप्रेशन में होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4/2 होगा, सॉल्व करके ये वैल्यू 2/1 आएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले नेट में भी पूछा गया है, तो क्वेश्चंस कई बार नेट से भी पूछे जाते हैं, तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा आपको पता चला जा रहा है, ये भी याद रखें। तो इसमें काफ़ी कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें भी डिस्कस किया है, उसके आसपास की चीज़ें भी डिस्कस की हैं, साथ साथ कोशिश की है कि फॉर्मूलों को भी रिवाइज करा दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से इस तरीका की वीडियो आपके लिए बेनिफिट देंगी। तो आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं और भी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चनों के साथ में। तो उसके बाद मैं फर्दर आगा जो BHU एग्जाम 2020 स्पेशल है उसे आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताएं और बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे वीडियो के नीचे के साथ इस श्रृंखला को आगे रखें, तो मैं आगे फर्दर और कुछ वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।